केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल जहां पर ईडी और ममता सरकार के बीच चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई में दखल देने पर तल्ख टिप्पणियां की, जिसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ममता पर हमलावर हो गई है। ईडी के छापे में ममता की घुसपैठ को बीजेपी ने अराजकता बताया है और आरोप लगाया कि उन फाइलों में कुछ तो ऐसा है जो ममता बनर्जी छिपाना चाहती है। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को रखी गई है। रिपोर्ट देखिए। सीने से लगाए हरे रंग की फाइल वाला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। ये हरे रंग की फाइल सीएम ममता ने ईडी अफसरों से तब छीनी थी जब जांच एजेंसी कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर में छापा मारने गई थी। कमिश्नर और डीजीपी के साथ सीएम ममता ने इस दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताया। कोर्ट ने उन एफआईआर पर भी स्टे लगा दिया जो कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ की थी। ममता सरकार को कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने भी हल्ला बोल कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये बवाल 8 जनवरी को हुआ था कोलकाता में। ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा था। ये जांच 2742 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है। आरोप है कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। इसी की जांच के लिए ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर में छापेमारी की थी, लेकिन उस दिन ममता बनर्जी ईडी छापेमारी के बीच में कूद गई और वहां मौजूद दस्तावेज और फाइलें जबरन उठाकर ले गई थी। आरोप लगा कि ममता ने पद का दुरुपयोग तो किया ही, संवैधानिक पद की गरिमा को भी गिराया। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को रोकने की कोशिश की गई हो। कार्रवाई रोकने के लिए मुख्यमंत्री खुद भी धरने पर बैठ गई थी और भीड़ भी जुटाई गई थी। भीड़ को लाने के लिए बाकायदा गाड़ियां लगवाई गई थी और ये सब टीएमसी से जुड़े लोगों की देखरेख में हो रहा था। तुषार मेहता ने दावा किया कि ममता बनर्जी जो दस्तावेज अपने साथ लेकर गईं, उसमें कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। वहीं ममता सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ईडी उस दिन आईपैक के दफ्तर में बंगाल चुनाव से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने के मकसद से पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। उसके बाद ईडी क्या कर रही थी और चुनाव के बीच अचानक इतनी सक्रियता क्यों दिखाई गई। इसके अलावा सिब्बल ने कहा कि दोपहर 12:05 तक कोई जब्ती नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी और मुख्यमंत्री केवल वही लैपटॉप और उनका निजी आईफोन ले गई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया गया। हालांकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी की वो तस्वीर दिखाई जिनमें वो कुछ फाइलें लेकर आईपैक के दफ्तर से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं। ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है, तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती है तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी,
ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता कौन से राज खुल जाते, क्यों इतना भयभीत हुई? ममता के अराजक रवैये पर टीएमसी पहले से ही घिरी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर से पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन ममता के नेता इसे ईडी और बीजेपी की साठगांठ का आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। That when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important. इंडी गठबंधन में टीएमसी की सहयोगी कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह कि सारे कर्मचारीगण सूबे की सरकार के अधीन, और उनको शुरू से ही ममता बनर्जी डरा रही थी कि मेरे खिलाफ अगर कोई काम करोगे तो मैं बदला ले लूंगा। अभी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा अगर कोई खतरा पैदा होगी तो हम रक्षा करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि एसआर प्रक्रिया के चलते ममता बनर्जी की आज तक की कोई असुविधा की हालात नहीं पैदा हुई, लेकिन अंतिम चरण में शायद उनको लगता है कोई तकलीफ हो सकती है आम लोगों की, या सूझबूझ के ममता बनर्जी चाहती है कि ये झंझट और बढ़े, तनाव और बढ़े। बंगाल में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है। पहले चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के खिलाफ टीएमसी ने बखेड़ा किया और अब ईडी की छापेमारी पर। चुनावी मौसम से ठीक पहले ममता का इस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग पर बौखलाना ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर वो इतना डरी हुई क्यों है। क्या ऐसे राज हैं जिनके सामने आने से टीएमसी चुनाव हार सकती है? अगर उन्होंने बंगाल की जनता के हित में काम किए हैं तो फिर हार का डर क्यों सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बंगाल के बाद बात महाराष्ट्र की। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए होने वाले चुनाव की वोटिंग थम गई है। चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। बीएमसी यानी मुंबई के नगर निगम में भी जमकर मतदान हुआ है। मुंबई का फैसला क्या है, वहां की जनता ने बीएमसी के लिए किसे चुना है, ये कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात जो साफ हो चुकी है वो ये है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में इस बार हर पार्टी ने अपने अपने नफे नुकसान का सौदा देखा है। आखिर क्यों ये चुनाव इतना अहम हो गया है और कैसे इस चुनावी शतरंज की बिसात बिछाई गई और किस तरीके से वोटिंग के बाद पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सीटों और वर्चस्व के लिए बिखरते साथी तो वोट बैंक के लिए साथ आए धुर विरोधी। वजूद बचाने की खातिर 2 दशक बाद भाइयों का सियासी मिलन तो गढ़ बचाने के वास्ते चाचा भतीजे का अस्थायी गठबंधन। एक तरफ हिजाब वाली मेयर बनाम हिंदुत्ववादी महापौर की लड़ाई तो दूसरी तरफ मराठी कार्ड पर पाराहाई। इसके अलावा विकास और घुसपैठियों को भगाने के एजेंडे का जोर। महाराष्ट्र में इस बार के महानगर पालिका चुनाव ने अपने इन्हीं सियासी कारनामों, बनती बिगड़ती बिसातों, हैरान करने वाले समीकरणों और मुद्दों के शोर से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। और इसी कलेवर के चलते हमेशा के लिए राजनीतिक इतिहास में यह चुनाव दर्ज हो गया, जहां मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर सहित 29 महानगर पालिकाओं के लिए बम्पर वोटिंग हुई। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक पूरे राज्य में 41.13% वोटिंग दर्ज हुई। तो वहीं खास तौर पर बीएमसी के चुनाव में 3:30 बजे तक 41.08% वोटिंग हुई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से फाइनल वोटर टर्नआउट के आंकड़े आने बाकी हैं। इस बीच चुनाव के प्रति उत्साह आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलेब्स और दिग्गज राजनेताओं में भी दिखा, जो अपने मताधिकार की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया। वहीं ईवीएम में किस्मत कैद होने के बाद चुनावी मैदान के सभी महारथी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जो भरोसा जता रहे हैं कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजॉरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने विश्व प्रदेश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। पूरा कॉन्फिडेंट है मैं, और मुझे डेवलपमेंट पे भरोसा है। लोग आरोप पे नहीं, टीका टिप्पणी पे नहीं,
लोग डेवलपमेंट पे वोट करेंगे, इसलिए मुंबई में देखा है कि 25% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। यह बदलाव का चिन्ह है। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई से जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो पता चल रहा है कि बजाय चुनाव में लगने वाली स्याही के मार्कर से लगाया जा रहा है, चाहे पता चल रहा है कि कोई वोट देने गया उसका नाम ही नहीं मैच किया गया। हर बार जब चुनाव आता है फिर वही तमाशा होता है। चुनाव यहाँ पे आया फिर वही तमाशा, या तो लोगों के वोट कट गए, या वहां पर जाकर नंबर नहीं मैच हो रहे हैं, या किसी का वोट कोई और देकर चला गया है, स्याही बजाय स्याही लगने के मार्कर लग रहे हैं। महाराष्ट्र का महानगर पालिका चुनाव देश भर के चुनाव विश्लेषकों के लिए सबसे बड़ी केस स्टडी बनकर उभरा है। के बाद एक सियासत की ऐसी तस्वीरें निकली जिन्होंने बड़े बड़ों के गणित कर रख दिए, तो राजनीति को शतरंज की चाल से देखने वाले हैरान रह गए। महाराष्ट्र के शहरों की तस्वीर और तकदीर तय करने वाला यह चुनाव मानो आधुनिक भारत का सियासी कुरुक्षेत्र बन गया। अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, जो कुछ घंटों के इंतजार के बाद सबके सामने होंगे। उन नतीजों के साथ यह साफ हो जाएगा कि जबरदस्त सियासी उलटफेरों वाले इस पॉलिटिकल थ्रिलर में जनता किसे क्लियर मैंडेट देती है और बीएमसी सहित सभी 29 महानगर पालिकाओं का कंट्रोल किसके पास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीएमसी चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कुछ घंटों में आ जाएगा, यानी नतीजों में ज्यादा देर नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो गए हैं। मुंबई में एक तरफ बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तो वही दूसरी ओर ठाकरे ब्रदर्स ने चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ईवीएम को नहीं, बल्कि वोटरों की उंगली पर लगने वाली स्याही को बदनाम किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीएमसी में वोटिंग हो गई, कौन जीता और किसे हार मिली ये शुक्रवार को तय होगा। लेकिन नतीजों से पहले ही ठाकरे ब्रदर्स ने स्याही पर सवाल खड़े कर दिए। ठाकरे ब्रदर्स ने आरोप लगाया कि इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। उनका इशारा बोगस वोटिंग की तरफ था। तो इसका क्या मतलब है? बाहर जाओ, स्याही मिटाओ और वापस आ जाओ। सभी को अलर्ट रहना चाहिए। मैंने सभी एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी। बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है, कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो, तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं। ये इशारा साफ है, अगर बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स की हार हुई तो हार की वजह स्याही होगी। पहले ईवीएम जिम्मेदार होती थी, आज स्याही। कल को शायद बैलेट पेपर पर भी आरोप लग जाएंगे। ठाकरे ब्रदर्स ने सवाल उठाए, लेकिन सीएम फडणवीस ने उनके आरोपों का रियलिटी चेक दे दिया। फडणवीस ने ऑन कैमरा स्याही वाले आरोपों पर उद्धव और राज की बोलती बंद कर दी। एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है गलत बात। जिस बीएमसी पर दशकों तक ठाकरे परिवार का दबदबा रहा, उसी बीएमसी में इस बार समीकरण बदले हुए हैं। शायद यही वजह है कि चुनाव खत्म होने से पहले ही आरोपों का खेल शुरू हो गया है। ठाकरे ब्रदर्स को जमीन खिसकती दिख रही है, इसलिए हवाई आरोप लगा दिया गया। महायुति का आरोप है कि दोनों भाई हार की पटकथा तैयार कर रहे हैं। वो एलिगेशन करते हैं, अभी उनको पता चला है कि हम हारने वाले हैं। वो लोग ऑपोजिशन हारने का ग्राउंड तैयार कर रहा है और इसलिए वो सब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैंने भी अभी वोटिंग दी है, वोट डाल के आ रहा हूँ, और वो जो स्याही लगी है इस स्याही को मैं आपके सामने मिटाने की कोशिश करता हूँ। अगर मिट जाए तो शायद मुझे आश्चर्य होगा। देखिए कहाँ मिट रहा है। निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते देख चुनाव आयोग जवाब देने सामने आया और कहा कि स्याही को लेकर बेबुनियाद भ्रम फैलाया जा रहा है। महानगर पालिका चुनाव में एक इस प्रकार का संभ्रम फैलाया जा रहा है
कि जो राज्य निवडणूक आयोग ने जो मार्कर पेन दिया है उसकी जो इंडेलिबल इंक है वो इंडेलिबल इंक निकल रही है, लेकिन ये इंडेलिबल इंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडेलिबल इंक यूज़ करते हैं वही इंडेलिबल इंक है। ठाकरे भाई ही नहीं, AIMIM ने भी BMC में हार को पहले से भांप लिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इतने सालों से वोट डर रहा है, उसका वहां पे नाम नहीं है, दूसरे बूथ पे बेचते हैं, वहां जाता है, नाम नहीं है, घर चले जा रहा है, अरे वोटर कार्ड दिखा रहा है, इलेक्शन कार्ड दिखा रहा है, उन लोग लगाते स्कैन नहीं हो रहा है। कितनी जगहों के ऊपर महिलाएं बूढ़े परेशान खड़े हुए हैं कि हमारा नाम, यहाँ से वापस भगाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने किया क्या यहाँ पे? BMC का किंग कौन बनेगा ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मतदान के दिन इस तरह का शगुफा छोड़कर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना ठाकरे भाइयों की हार की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। BMC चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि इस बार BMC पर किसका राज होगा, लेकिन नतीजों के पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले तो EVM को लेकर तमाम सवाल खड़े होते थे, इस बार उंगली में लगने वाली स्याही भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि देखना यह होगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और पार्टियों के जो दावे किए गए हैं उसमें से कितने दावे पूरे किए जाते हैं मुंबई के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती। मायावती ने एक बार फिर यूपी में विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का इरादा साफ कर दिया है। दलितों और वंचितों के हक की बात करने वाली मायावती ने 27 के चुनाव के लिए ब्राह्मण वोटरों पर डोरे डाले हैं, जिसके बाद उनका यह सोशल इंजीनियरिंग वाला दाव चर्चा में आ गया है। आखिर क्या चल रहा है बहन जी के मन में, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश की चुनावी खिचड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण वाला छौंका लगा दिया है। राज्य में अगले साल चुनाव है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पिछले कुछ महीनों से मिशन मोड में दिख रही है और अब BSP यानी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BSP के कार्यकर्ताओं को 2027 की तैयारी में लगने का संदेश दिया। मायावती ने दो टूक कहा कि अगले साल BSP सिर्फ चुनाव लड़ने के इरादे से नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, BJP व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में BSP को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। एक समय दलितों की मसीहा के तौर पर मशहूर रही मायावती ने फिर से ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए तुरुप का इक्का चल दिया है। मायावती ने ब्राह्मणों से दूसरे दलों के बहकावे में न आने की अपील की और कहा कि बसपा ही ब्राह्मणों की पार्टी है, जहां सम्मान और भागीदारी दोनों मिलती है। दलितों और ब्राह्मणों के वोट के दम पर ही मायावती ने 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, BJP व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता। 15 साल बाद मायावती के अचानक जागे इस ब्राह्मण प्रेम के पीछे भी प्रयोग की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल आबादी में लगभग 14% हिस्सेदारी ब्राह्मण समाज की है और करीब 103 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का असर है। इनमें 47 सीट तो ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोटरों की तादाद 25% से भी ज्यादा है। लखनऊ, वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, कानपुर और सुल्तानपुर समेत कई सीटों पर ब्राह्मण वोटों का दबदबा माना जाता है। और चुनावी नतीजों को देखें तो पिछले 3 चुनावों से इन सीटों पर ब्राह्मणों का वोट BJP के हिस्से आता रहा है। जानकारों का मानना है कि मायावती ब्राह्मण नेताओं के उस धड़े को BJP से तोड़ना चाहती है
जो लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहा है। इसी वजह से मायावती ने उस लिट्टी चोखा पार्टी की तरफ इशारा किया जो पिछले महीने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने की थी। माना जा रहा है कि मायावती बीजेपी और ब्राह्मणों के बीच पड़ी उसी दरार को भेदना चाहती। हालांकि बीजेपी ने उनके इरादे भांप लिए। सभी को साथ लेके सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास पे यकीन रखते हैं। जो दूसरे की सोच है वो समझे। हम सभी को साथ लेके भारत को 2047 में विकसित देश बनाने के लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग है जो सदैव से समाज और देश को एक दिशा दिखाता है, और उसके प्रति मायावती जी ने इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग किया कि बाटी चोखा पे न जाएं, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आत्मोलोकन करना चाहिए मायावती जी को भी और सभी को। अब जब मायावती की बीएसपी ब्राह्मण वोटों को साधने में जुट गई तो समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। पीडीए की लड़ाई लड़ने वाली अखिलेश यादव की पार्टी ने मायावती को ब्राह्मण विरोधी बता दिया। सम्मान तो ब्राह्मणों ने देख लिया उनका, इसीलिए उनका पतन हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने, जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है, माता प्रसाद पांडे जी हैं, और जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ हो रहा है कि उनके बोलने तक से सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज हो गया है। हालांकि ये बात भी सच है कि मायावती ने अपनी सरकार में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी के हिसाब से जगह दी थी। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी तो उनकी दलित ब्राह्मण वाली सोशल इंजीनियरिंग ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। इसका क्रेडिट मायावती के सहयोगी और करीबी सतीश चंद्र मिश्रा को दिया जाता है। उन्होंने यूपी में बसपा के लिए ब्राह्मणों को एकजुट किया था। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उनकी सरकार में 7 ब्राह्मण मंत्री थे। जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 6 ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में जगह दी थी। 2022 से जो मौजूदा योगी सरकार चल रही है, इसमें मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मण चेहरे हैं। इनमें ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं, जो राज्य के डिप्टी सीएम। मायावती के इस बयान के बाद एक बार फिर ब्राह्मण यूपी की सियासत की स्पॉटलाइट में आ गए। बीजेपी की कोशिश है कि उसका ये पका पकाया वोट बैंक छिटकने ना पाए, तो वहीं मायावती इस जुगत में लगी है कि दलितों और ब्राह्मणों के एक मुश्त वोट 2007 की तरह एक बार फिर उनके लिए सत्ता की राह आसान कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि 2007 के बाद बसपा कभी सत्ता में नहीं आ पाई और हर चुनाव के साथ पार्टी का परफॉर्मेंस खराब ही रहा। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव को लेकर बहन मायावती उत्साहित दिखाई दे रही हैं। उनकी ओर से तमाम बातें कही गई हैं आज, जिसमें कार्यकर्ताओं को यहां पे एक तरीके से उत्साहित किया गया है, तो वहीं ब्राह्मणों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया जिसके जरिए बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। हालांकि छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरी